जब एक माँ ने बेटी के ससुराल जाकर उसी के ससुराल वालों के सामने उसे शर्मिंदा कर दिया। अनुराधा जी बहुत खुश थी। जब से उन्होंने सुना था कि उनकी बेटी नताशा के बेटे वरुण का विवाह 1 महीने बाद होने वाला था, उनके तो पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। साथ ही साथ वे थोड़ा परेशान भी थी। आखिर मायरे में क्या क्या देना था। अनुराधा जी के पति का 5 साल पहले देहांत हो चुका था। अनुराधा जी के 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी नताशा और छोटा बेटा रमन। रमन नताशा से इतना छोटा था कि नताशा का बड़ा बेटा वरुण रमन से 7 साल ही छोटा था और रमन को वो मामा कम और दोस्त ज्यादा समझता था। अनुराधा जी के पति का अपना खुद का बिजनेस था, पर बिजनेस में लॉस हो जाने के कारण काफी कर्जा चढ़ गया था और इस सदमे को वो झेल नहीं पाए थे। एक दिन अचानक वो दुनिया से कूच कर गए। उसके बाद जो संपत्ति थी वो सब बेचकर अनुराधा जी ने और रमन ने उस कर्जे को चुकाया था। ले देकर सिर्फ ये मकान ही बचा था। रमन का विवाह नेहा के साथ 2 साल पहले हुआ था। नेहा और रमन मिलकर नौकरी करते थे और जैसे तैसे घर का खर्चा उठाते थे, क्योंकि शादी में हुआ कर्जा भी चुकाना था। साथ ही अनुराधा जी की तबीयत भी अधिकतर खराब ही रहती थी। दोनों फिलहाल बच्चे की जिम्मेदारी भी लेने को तैयार नहीं थे। जब कुछ सेविंग हो जाए उसके बाद ही वो परिवार को आगे बढ़ाने की सोच रहे थे। आज नताशा घर पर आने वाली थी। आखिर मायरे में क्या क्या देना है वो लिस्ट उन लोगों को जो देनी थी। क्योंकि उस दिन सब लोग घर पर मौजूद होते थे, इसलिए संडे को नताशा घर पर आई तो अपने साथ पूरी लिस्ट लेकर आई। उसकी लिस्ट सुनकर अनुराधा जी बिल्कुल चुप हो गई और रमन और नेहा एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। नताशा दीदी की लिस्ट इतनी लंबी थी कि अनुराधा जी भी सोच में पड़ गई कि ये एक बार भी ये सोचकर नहीं आई कि हम लोग इतना कुछ कहाँ से देंगे। दीदी लिस्ट सोच समझ कर तो बनाई होती, इतना सब कुछ कैसे देंगे। नेहा ने कहा। मायरा तो देना ही पड़ेगा भाभी। लिस्ट सुनते ही पसीना आने लग गई क्या। ननद को देने के लिए कुछ भी नहीं है क्या आपके पास। अनुराधा जी ने कहा। लेकिन बेटा ये कुछ ज्यादा नहीं है। कहाँ से देंगे ये दोनों इतना। माँ अब एक मायरे के पीछे तुम मेरी नाक कटवा दोगी ससुराल में। और ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है इन दोनों के सिर पर जो इतना सा भी नहीं दे सकते। बेटा यहाँ की सारी जिम्मेदारी ये दोनों ही निभाते हैं। और वैसे भी इतना तो तुम्हारे ससुराल वाले भी अच्छे से जानते हैं कि पिछले 5 सालों में हम पर क्या क्या बीती है। अनुराधा जी ने कहा। क्या माँ, पापा होते तब भी मुझे यही जवाब सुनने को मिलता क्या। और ऐसा क्या हो गया, ठीक से तो रह रहे हो। आप लोग क्या अपने खर्चे नहीं करते हो। बस मुझे ही देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन बेटा थोड़ा तुम भी तो समझो। तुम बड़ी हो, कैसी बातें कर रही हो। बड़ी हूं तो क्या झुकती रहूंगी। अगर ये सब नहीं दे सकते हो तो कोई जरूरत नहीं आने की। लेकिन आओगे तो मेरा तमाशा बनाने की भी जरूरत नहीं है। ये तो देना ही पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं सुनना, आखिर मेरा भी प्रॉपर्टी में हिस्सा है। मायरा तो मुझे मेरे अनुसार ही चाहिए। सुनकर अनुराधा जी बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों में आंसू आ गए। पर नताशा कुछ सुनना ही नहीं चाह रही थी। कुछ देर रुककर नताशा ये कहकर चली गई कि अगर मायरा भर सको तो ही आना, नहीं तो प्रॉपर्टी के पेपर तैयार करवा लेना। अनुराधा जी को तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी इस तरह की बातें कर रही थी। वो इतनी कठोर हो गई कि उसे किसी के सुख दुख से कोई लेना देना ही नहीं। जबकि नताशा को तो उसके पापा ने कभी कोई कमी भी नहीं रखी थी। यहाँ तक कि नताशा के पति का बिजनेस भी उसके पिता की ही देन थी। पर आज उनकी बेटी वो सब भूल गई। खैर नताशा तो चली गई, लेकिन अनुराधा जी काफी देर तक सोचती ही रही। उन्होंने नेहा और रमन को अपने कमरे में बुलाया और उन्हें शादी में जाने से इनकार कर दिया। जब दोनों ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, पहले मैं ही जाकर आऊंगी, सारी बातें क्लियर करके आऊंगी। तुम लोगों को अभी जाने की जरूरत नहीं है। उसे उसी की भाषा में समझाना जरूरी है। क्या माँ, हम लोग दे देंगे ना मायरा। क्यों परेशान हो रही हो। सिर्फ एक मायरे के पीछे दीदी को नाराज करना कहाँ तक सही है। रमन ने कहा। बेटा बात मायरे की नहीं है, बात तो अब सही और गलत की है। और ये उसे समझाना ज्यादा जरूरी है। उसके 2 बच्चे और हैं और उनकी भी शादी में हमें मायरा देना पड़ेगा। अनुराधा जी ने कहा तो दोनों चुप हो गए। शादी के 3 दिन पहले अनुराधा जी नताशा के घर पहुंच गई। देखा तो वह नताशा के ससुराल वाले सभी मौजूद थे। जब नताशा ने अपनी माँ को वहां देखा और उसके भाई और नेहा को वहां नहीं देखा तो पूछने लगी, अरे माँ, आप अकेली आई हो। रमन और नेहा कहाँ है। हाँ, वो दरअसल तुमने कहा था ना कि मायरा भर सको तो ही आना, नहीं तो प्रॉपर्टी के पेपर तैयार करवा लेना। इसलिए वो लोग नहीं आए। जब न्योता ही इस तरह से मिला है तो वो लोग कैसे आ सकते थे। यह सुनकर सब लोग अनुराधा जी और नताशा की तरफ देखने लगे, पर अनुराधा जी ने बोलना जारी रखा। बेटा मैं प्रॉपर्टी के पेपर तैयार करवा कर लाई हूँ और प्रॉपर्टी तो मेरे पास है नहीं। ले देकर वो मकान बचा है।
तो सोचा तुम दोनों में बराबर बांट दूं, इसलिए पेपर तैयार करवा कर लाई हूँ। अब बाकी का हिसाब किताब भी कर लेते हैं। कैसा हिसाब किताब माँ? अंदर चलो, अंदर चलकर बातें करते हैं, नताशा ने धीरे से कहा। अरे पहले सुन तो सही, अंदर क्या बात करनी है? बात तो यही करेंगे। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, तुम्हें याद है तुम्हारे पति का काम जब चलता नहीं था तो तुम्हारे पिताजी ने उस समय तुम्हें 5 लाख रुपए बिजनेस शुरू करने के लिए दिए थे। तो सबसे पहले तो वो पैसे चुका दो। और हाँ, रमन मेरी जिम्मेदारी अकेले ही उठा रहा है। तो अब तुम्हें प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी चाहिए तो जिम्मेदारी में भी बराबर की हिस्सेदारी तुम्हें करनी ही पड़ेगी। तो बता मैं कब से आऊँ तेरे पास रहने के लिए? ये आप क्या बोल रही हो माँ? यही कि प्रॉपर्टी में बराबर हिस्सा चाहिए तो जो जो खर्चे तुम्हारे पिता ने रमन से ज्यादा तुम पर किए हैं वो तुम्हें चुकाने पड़ेंगे। साथ ही साथ रमन के बराबर जिम्मेदारी भी तुम्हें उठानी पड़ेगी, तब जाकर बराबर हिस्सा होगा। माँ आप इस तरह मेरे ससुराल वालों के सामने मुझे क्यों बेइज्जत कर रही हो? कम से कम जगह तो देखो, नताशा चिढ़ते हुए बोली। तुम ससुराल वालों के चक्कर में अपने पीहर के मान सम्मान को भूल चुकी हो। अरे इन्हीं ससुराल वालों के लिए ही तो तुम अपने भाई भाभी को शादी में आने के लिए मना कर चुकी हो, क्योंकि अगर वो लोग मायरा कम देते तो तुम्हारी नाक कट जाती। मुझे माफ कर दो माँ, पर इस तरह सबके सामने मुझे शर्मिंदा तो मत करो। मैं कौन होती तुझे शर्मिंदा करने वाली? जब तुम मेरी बहू के सामने मुझे शर्मिंदा कर रही थी तब तुमने एक बार भी सोचा कि तुम्हारी माँ पर क्या बीतेगी? नताशा ने शर्मिंदा होकर अनुराधा जी से माफ़ी मांगी, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसी समय उसने अपने भाई भाभी को फ़ोन कर शादी में आने का न्योता भी दिया। साथ ही मायरे में भी उसने कटौती कर दी।